नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस, वो भी 43वां स्थापना दिवस मना रही है पूरे जोश के साथ, पूरे धूमधाम के साथ। और बीजेपी ने जब से अपना सफर तय किया, एक लंबा सफर तय किया है स्थापना के बाद से। और इतना ही नहीं, हर तरफ जोश उत्साह नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में तमाम सारी अहम चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, जो उसका मूल मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी की परिकल्पना को लेकर के चल रही है। तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंत्योदय की बात की जा रही है, राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। अब उसका इतने जब स्थापना से लेकर के अब आज तक के इस सफर की बात करें तो क्या कुछ कैसा रहा और कितना बदलाव आया, तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन पहले जरा कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाना चाहेंगे। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। तो जब से बीजेपी का गठन हुआ है, 43 साल में कितनी बदली बीजेपी, और 1980 से लेकर के 2023 तक कैसा रहा बीजेपी का सफर, और आने वाले समय में क्या कुछ बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं। ऐसे ही सवालों के कुछ जवाब लेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से बिना कुछ देर के हुए तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं। संदीप जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। कुलभूषण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी अपने दर्शकों का तारुफ कराएंगे। मैं सबसे पहले अशोक पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, सबसे पहले तो इस 43 साल के सफर में जब खुशियां मनाई जा रही हैं, धूमधाम से जगह जगह पर आयोजन हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया, उन्होंने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के किया। आपको क्या लगता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के पार्टी की स्थापना हुई थी वो उद्देश्य चरितार्थ होते नजर आ रहे हैं इन परिस्थितियों में, आज के हालातों को देखते हुए? सबसे पहले हेलो जी, आप अपनी बात रखिए अशोक जी। देखिए, आवाज आ रही है? एकदम स्पष्ट रूप से आपकी आवाज आ रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 1980 में बंबई में राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसका पुनर्जन्म हुआ था। इसलिए पुनर्गठन कहूंगा क्योंकि जनसंघ उसके पहले थी। और निश्चित तौर पे वाजपेयी जी के नेतृत्व में मुझे आज वही कविता याद आती, गीत नया गाता हूँ, राज नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के अटल इरादों ने, आम कार्यकर्ताओं की बुलंदी ने आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाना। और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सबका सपना था कि अंतिम आदमी के घर का बेटा हिंदुस्तान की सियासत में आगे बढ़े। यह सपना लोगों का, कुछ लोगों का वक्तव्य रह गया, वक्तव्य, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल जी का सपना पूरा होता है। और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसा
गरीब आदमी का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। अब आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा होती है और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, इसमें जनता का विश्वास। चलिए, उपलब्धि है और जनता का यकीनन तौर पर कह सकते हैं कि जनता का ये विश्वास ही है। मैं कुलभूषण त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। दो बड़ी पार्टियां देश की, अब आप लोग उस समय भी विरोध में थे जिस तरीके से अभी भी विरोध में, आप आज की इस बीजेपी को किस तरीके से देख रहे हैं? जरा मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। निश्चित तौर पर आज जिस बीजेपी को हम देख रहे हैं, शायद कल्पना नहीं की थी कि भारत में कोई राष्ट्रीय पार्टी राजनीति में इतने निम्न स्तर तक पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की एक शुरुआत लोकतंत्र में उच्च आदर्शों को लेकर, मानकों को लेकर और राजनीति के एक बड़े शीर्ष शिखर पर बैठे हुए अटल जी ने और अडवाणी जी ने की थी। लेकिन आज इस पार्टी ने अडवाणी जी को किस स्थिति में ला दिया, जोशी जी को किस स्थिति में ला दिया। पूरी तरह से भय, भूख, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली ये पार्टी आज भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को कम कर रही है। ऐसी भाजपा से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज जो दौर इन्होंने ला दिया है, जो डर, हर जगह डर पैदा करेंगे, सारी एजेंसियों को, सरकारी एजेंसियों को अपनी फटल एजेंसी बना के यूज करेंगे और इस तरह की राजनीति जो पूरी तरह से एक दूसरे की लाइन छोटी करने की राजनीति चल रही हो, लोकतंत्र के खराब करने का काम कर रही हो, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से शायद ही भारत में किसी ने की हो। लेकिन 2014 से जिस तरह की गिरावट भारतीय राजनीति में आई, संसदीय गरिमा में आई, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आज संसद का अंतिम सत्र है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि पूरे सत्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया। और संसदीय कार्य मंत्री किस कार्य के लिए बैठते हैं संसद में? सत्ता पक्ष के पास ये पद होता है, एक मंत्रालय होता है संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय सो रहा है, डबल इंजन की सरकार पंचर हो गई है, क्या कर रही है? आज पूरी की पूरी कोशिश इनकी संविधान की संस्थाओं को कमजोर करने सवाल की उठाना लाजमी है, सवाल उठाना लाजमी है। मैं सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा आज चल के, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा कुलभूषण जी। मैं मनोज यादव जी का भी स्वागत करना चाहूंगा। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 करोड़ सदस्यों वाली किस तरीके से बीजेपी, और 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, तब से लेकर के आप आज कैसे देखते हैं हालात, कैसी परिस्थितियां और कितना बड़ा बदलाव? मुझसे सवाल? जी मनोज जी, आपसे ही सवाल स्वागत के साथ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा भाजपा को कि वो अपना इतना लंबा स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस सफ़र तक कई पीढ़ियों ने उनकी मेहनत की, उसकी भी बधाई। लेकिन अगर हम डिफाइन करेंगे बीजेपी को, परिभाषित किया जाएगा, तो बीजेपी 2 खंडों में विभाजित होती दिख रही है और परिभाषित होती दिख रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक सर्वमान्य नेता थे इस देश के और 3 बार प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंट है। एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जो अपने इंटरव्यू में अक्सर कहा करते थे कि उनसे सवाल अगर आप जैसा कोई पत्रकार पूछता था कि आप ये बताइए कि आरएसएस सेकुलरिज्म को नहीं मानती, आप कैसे प्रधानमंत्री होकर इस देश को चलाएंगे, तो उनका जवाब होता था कि आरएसएस और बीजेपी ने सेकुलरिज्म शब्द नहीं पैदा किया है, ये हमारे देश के संविधान ने दिया है और उसको चलाना सबकी जिम्मेदारी है। ये देश विभिन्नताओं का देश है, ये देश तमाम सारी परंपराओं का देश है। इस देश में जो हिंदू है, आलोक जी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, वो हिंदू किसी एक पैगंबर को नहीं मानता है, किसी एक ग्रंथ को नहीं मानता है। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, उसके बावजूद भी हिंदू हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी सबका स्वागत करते थे। दूसरी अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, जिसको मोदी की बीजेपी कहा जाएगा, तो वहां पे यह है कि आप सब ने बचपन से एक नारा लगाया, इस डिबेट में सभी और आपके दर्शक इस बात को मानेंगे कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इस नारे से मैं जवान हुआ हूं, एक बच्चेपन से एक जवानी तक मैं पहुंचा और अपने बुढ़ापे तक जाऊंगा। लेकिन इसको खो दिया किसने? बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम ने। क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किसको खोया? भारतीयता को खोया। जिस पार्टी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उसने इस देश की राष्ट्रीयता को खोया और स्थापित किया हिंदुत्व को। अगर मैं गलत हूं
तो मुझे जरूर टोकिएगा, बीजेपी ना टोके उसको राइट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इस पार्टी ने कुछ अचीव किया है तो वो ये अचीव किया है कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों को इनकरेक्ट किया है बीजेपी ने। मैं दावे से कह रहा हूं, आप किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से पूछ लीजिए, इस उनके दिमाग में इतना हिंदुत्व, इतना धर्म, इतना जहर भर दिया कि वहां पे इनकरेक्ट हो गए। सत्य को सत्य कहने की आलोक जी हिम्मत नहीं है। एक लाइन और हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे बड़ी है इस डिबेट में और बीजेपी के लिए भी, बीजेपी अगर ये कहती है कि हम इस देश को एक नए आयाम और नए पायदान पे ले जा रहे हैं, तो क्या उस आयाम और पायदान में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ेगी? तो वो कौन सा आयाम है, कौन सी बुलंदी है, कौन सी विश्वगुरता है और कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग की आपने बात की, मैंने तो आपको बुद्धिजीवी समझा और आपसे इसीलिए मैंने सवाल किया, आपने जवाब भी दिया। मैं राजनीतिक दलों से इसीलिए मैंने सबको मौका दिया, अपनी अपनी बात सब लोग रख लें। मैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जब हम बीजेपी के सफर को लेकर के बात कर रहे हैं, 43 साल में कितनी बदली बीजेपी, एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से जरा। का गठन हुआ, उससे पहले जनसंघ से जुड़ाव माना जाता है। श्याम मुखर्जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लीजिए, एकात्म मानववाद जिसको कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस पार्टी का गठन के पीछे जो लॉजिक दी जाती है आलोक जी, वो लॉजिक ये था कि जिस तरीके से नेहरू और पटेल के बीच जो एक तरीके से द्वंद्व चल रहा था, और पटेल जी की मृत्यु के बाद जब नेहरू का वर्चस्व बढ़ता चला गया इस देश में, और जिस तरीके से विखंडन जब भारत का आज़ाद हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान का विखंडन हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश हुआ, और जिस तरीके से उसके बाद जब बांग्लादेश को भी अलग कर दिया गया, तो जिस तरीके से उन जगहों पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, और देश में जो कहा जा रहा था कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो अन्य देशों में रहते थे, उन अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा था, उन अत्याचारों को, और देखिए भाजपा ने जो 1980 में जो अपने एक तरीके से कहा जाए जो उसका घोषणा पत्र था, उसी घोषणा पत्र को वो 2023 में भी उसी घोषणा पत्र के साथ वो चलती चली आई। उनके घोषणा पत्र में 1980 में भी वही राम मंदिर था, वही 370 था, वही 35 था, उसी योजना को लेते हुए लगातार चलते चले और बढ़ते चले गए, और उसका परिणति ये निकली कि आज 2023 में जब हम आप बैठे हुए इस बात पे विमर्श कर रहे हैं कि क्या भाजपा ने पाया है, तो भाजपा देखिए, पाना और खोना एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से उस एकात्मवाद की बात जो बात कही जा रही थी, मानवतावाद की बात कही जा रही थी, उस पूरे परिशिष्ट में अगर आप देखते हैं तो जो नेहरू की नीति थी, जो इंदिरा की नीति थी, उस इंदिरा और नेहरू की नीति के पास जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संबोधनों में, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहते हैं कि विकास हुआ है, उसमें वो सारी चीजें जो भारतीय राजनीति को सूट करती थी, जो भारतीय राष्ट्र को सूट करती थी, राष्ट्रवाद जिसमें महत्वपूर्ण एक विषय था, उस राष्ट्रवाद की विषय महत्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, उसके एक एक कार्यकर्ता ने अपने लक्ष्यों के साथ उस पर ईमानदारी से काम किया, और उस ईमानदारी की काम की वजह से आज वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस देश में स्थापित है। अगर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत किया होता तो आप देखिए, आपने कितनी जाति, कितने धर्म, कितने संप्रदायों की बात कर डाली, लेकिन एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने विकास को इन सारे मुद्दों से ऊपर रखते हुए पूरे देश को आगे ले जाने का काम किया। तो आलोक जी, मैं ये मानता हूं, मैं किसी पार्टी का यहाँ पर प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने जातिवाद, जिन लोगों ने परिवारवाद और जिन लोगों ने वंशवाद की राजनीति की थी, उन सारे राजनीतिज्ञों को अगर किसी ने पीछे ढकेला है तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, अब जो संदीप जी ने कहा, मैं इसी सवाल का जवाब अशोक पांडे जी आपके पास लेकर के आ रहा हूं। लगातार आप पर यह आरोप लगा रहे हैं विपक्ष भी साफ तौर पर कि आज की बीजेपी जो है वो बदली हुई है, आज की बीजेपी जोड़ तोड़ वाली है। अब आप समझ रहे होंगे जिन जिन राज्यों में जोड़ तोड़ से मेरा क्या तात्पर्य है, कि कहीं भी किसी भी दल से, क्षेत्रीय दल से भी समझौता कर लेती है आज की बीजेपी सरकार बनाने के लिए, यानी कि सरकार बनाने के लिए कुछ भी करेगी। ये आरोप लगातार लगते रहते हैं आप लोगों पर। देखिए, आपको बता दें कि जो लोग कभी मुस्लिम लीग से हाथ मिला लेते थे,
जो लोग एक दूसरे के दुश्मन गैर कांग्रेसवाद का गठन के थोड़ी देर छोड़ दीजिए कांग्रेसवाद को और परिवारवाद को भी छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की बात करिए। मेरा सवाल है जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सक्षम है जवाब देने के लिए। गरीब हैं, नहीं ठीक है, सुनिए। हाँ, गरीब कह रहे थे आज कि स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस ठीक है, सुनिए। कांग्रेस और विपक्षियों का नाम है। लगाने वाले लोग हाँ, आज लोकतंत्र की बात करते हैं, हंसी आती है। जिन लोगों ने आपका चेहरा सारे नहीं रहा, नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, अखबार में बंद लग गया, पूरे देश में इमरजेंसी लगी, वो अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में 5-7 राजनीतिक दलों के लोग गए थे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ी कड़ी फटकार लगाई है। आ रहा हूँ कुलभूषण जी, अभी जरा अशोक जी को बोलने दीजिए जरा, मैं एक सवाल करूंगा काउंटर जी। ईडी का दुरुपयोग सीबीआई का हो रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा है, इनके आरोपों को खारिज किया है। चोर है तो चोर मचाए शोर, मेरा कहना अगर चोर है तो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो। अशोक जी, सवाल उठाना बहुत लाजमी है, लेकिन आज जब हम स्थापना दिवस को लेकर के बात कर रहे हैं और सीधा सा जो जोड़ तोड़ का आरोप लगा, इसका सवाल का आप जवाब दीजिए ना। मेरा एक बहुत अहम सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि अशोक जी आप मेरी बात, मैं इस सवाल में बहुत गहनता है। सुनिए, जब हम अटल और मुरली मनोहर जोशी के समय की बीजेपी की बात कर रहे हैं, आडवाणी की बात कर रहे हैं और आज के समय की तुलना की बात कर रहे हैं जी, किया राजग का गठन किया, राजग की आज हिंदुस्तान में सरकार है, हमने कहीं अलग से नहीं जोड़ तोड़ किया है। और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है तो समान विचारधारा के लोगों से निश्चित तौर पे समझौता हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने किया। गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जनता पार्टी में सारे राजनीतिक दल के लोग एक हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बनते हैं, आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री। कौन से अपने शीर्ष नेताओं की आप बात कर रहे हैं वर्तमान बीजेपी? सुनिए मेरे एक सवाल का जवाब। अटल जी जब कहा करते थे कि जोड़ तोड़ की सरकार अगर बनी तो मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा, और अब क्या प्रारूप है आज के समय में? इस सवाल का जवाब है आपके पास? देखिए, जब सरकार बनाना है और निश्चित तौर पे देश में अगर पूरे देश में सरकार बनानी है और देश का समृद्ध विकास करना है तो फिर ये कहिए ना, सरकार बनानी, फिर क्यों अंत्योदय की बात होती है, क्यों एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है, क्यों राष्ट्रवाद की बात होती है? फिर ये खुल के कहिए ना। दलों से समझौता हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, उन लोगों से को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे जो लोग लोकतंत्र की हत्या करके। और साथ में एक लाइन और जोड़ लीजिए कि जो हिंदू की जो परिकल्पना रखने वाली पार्टी, उसका भी साथ छोड़ देंगे, सरकार लेकिन बनाएंगे। ये भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल नहीं। हाँ। हमने कहा था मुफ्ती के साथ बनाएंगे, जो कहा वही किया। हमने कहा राम मंदिर हमारे दिल में है, हमारे एजेंडे में है, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से जो कानून तो सुनाएगा फैसला, तब राम मंदिर कुलभूषण जी जो भी कुछ हो रहा है, चलिए ठीक है, वो तो कानून और दस्तावेज कानून जिस तरीके से अगर बात करें वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि सौंपे गए उसको साक्ष्य पूरी तरीके से, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं उस मुद्दे को लेकर चलिए, मैं तो आपकी जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर के बात कर रहा हूँ और कितनी बदली है आज की बीजेपी वर्तमान परिस्थितियों में। कुलभूषण जी, कुल मिलाकर के ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है, आपको कौन सी चीज लगती है कि बदली है कि एक वो बीजेपी थी अटल जी के समय में की और ये अब है? आपको बड़ा अंतर कौन सा आता है, कौन सा ऐसा फैक्टर लगता है आपको? सारे ही फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर हो तो कहा जाए। आलोक जी, स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि वही पार्टी है। अगर जो अटल जी का वो संसद का भाषण जिसमें वो कहते हैं चिमटे से भी मैं पकड़ना पसंद नहीं करूंगा और माननीय राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देने जा रहा है, आज की स्थिति क्या बना दी है कि संसद की पूरी गरिमा को तार तार कर दिया गया है। कोई नैतिकता नहीं बची इस पार्टी में, कोई शुचिता नहीं बची। चलिए कुलभूषण जी, नैतिकता और शुचिता की आपने बात की है, एक मेरा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है भाई, सुनिए, शुचिता
की बात हो रही है ना, यहाँ पर सवाल उठे तो जवाब भी लीजिए। अगली आवाज अशोक जी अब सुनिए, अशोक जी अब सुनिए जरा, और भी पैनल में लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ है, उनका भी सवाल का जवाब हम लेंगे। पहले संदीप जी सवाल सुनिए, कुलभूषण जी आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा जी। कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि 18 जनवरी 1970 को जब लोकसभा को भंग कर दिया गया था और पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था, तो क्या उस समय लोकतंत्र बचा हुआ था आपके देश में? सही बात जी संदीप जी, आप जो अभी प्रश्न पूछ रहे थे उससे पहले आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे मैं यहाँ प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी हाँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपने लोकतंत्र की बहाली की बात की, अगर आप ये कह रहे हैं कि लोगों को बोलने की आजादी नहीं मिल रही है तो राहुल गांधी बोल कैसे रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आपसे शुचिता को लेकर के एक सवाल किया गया, चलिए आप अपनी बात रखिए कुलभूषण जी। आप सवाल के बदले सवाल मत कीजिए। हाँ नहीं, सवाल नहीं कर रहा मैं, एक उन पे टिप्पणी कर रहा था जो उन्होंने कहा। हाँ। उनको बधाई दे रहा हूं कि वो भाजपा प्रवक्ता से बेहतर भाजपा के लिए बोल रहे हैं। अब रहा प्रश्न की बात, उस समय जो सही बोलेगा उसको भाजपा का प्रवक्ता बताते संविधान में की इमरजेंसी अच्छी थी तब भी था। और आप हंसी पर ब्रेक मत लगाइए। अच्छा ठीक है, मुझे हंसी आ रही, ठीक है, हंसी तो आपको भी आ रही है, ठीक है। और उसके बाद वो आपातकाल वापस हुआ और वापस होने के बाद कांग्रेस चुनाव हुआ, सत्ता से बाहर हुई। उसके बाद इस देश की जनता ने कांग्रेस को और बड़े बहुमत से बिठाया, क्योंकि देश की जनता ने समझा कि जो आपातकाल की भी स्थिति थी वो संवैधानिक आधार पे थी। लेकिन आज का जो आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है, ये संविधान का उल्लंघन है। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर हुआ था, तो लोकतंत्र और संविधान तब भी देश में बचा हुआ था। लेकिन आज जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती है। आज घोषणा ही नहीं है, आज तो चोरी छुपे पूरी सरकार को, पूरे देश को मौन कर दिया गया है। पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही है, पूरी तरह से डराया जा रहा है। ऐसी स्थिति की कल्पना तो कभी भी नहीं की थी कि इस देश के लोकतंत्र में और भविष्य में, जिसे नेहरू ने बनाया, इंदिरा ने बनाया, राजीव ने बनाया, वहां ऐसी स्थिति पैदा कर देगी ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और ऐसे हालात क्यों पैदा किए, क्या ऐसे फैक्टर है, उस पर भी मैं जरा बात करूंगा जो सवाल उठ रहे हैं। मैं अशोक जी से, लेकिन जरा सा मैं एक बार मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज जी, लगातार परिवारवाद से तुलना की जा रही है कि अब देखिए हालात परिस्थितियां बदले और अब परिवारवादी पार्टियां, ये आरोप बराबर क्यों लगते रहे? देखिए मैं इसके लिए पहले ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ठीक है, और वो हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा। जिसको परिवार से इतनी नफरत है, ईश्वर उसको परिवार से मुक्त करे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। अब आता हूँ, चलिए, और आपने जो इनको मनोकामना करी, और आज देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र पूरा ना करे, और मनोज जी की मनोकामना बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। और आज जिनको नफरत है परिवार से, परिवार इस देश में सकारात्मक शब्द है। जी जी, आलोक जी नकारात्मकता का तो मैंने सकारात्मक और मैं बता रहा हूँ, बात ही नहीं कि मैंने तो कौन सवाल उठा रहा की, मैं हमेशा मंगल कामना की बात करता हूँ जी। वही सवाल उठा रहा है जिसके पास परिवार नहीं। एक बात, परिवार हमारे इस देश के डेवलपमेंट की कड़ी है। हम परिवार को इसलिए नहीं बताते, वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील का बेटा नहीं अपने बाप की विरासत संभालने जा रहा है। ये लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया है। पता नहीं कितने परिवारवाद के लोग आए और लोकतंत्र में स्थापित होने की कोशिश किए, नहीं हो पाए, फेल हो गए। अगर जिसको जनता ने चाहा, जिसको जनता ने पूजा, जिसको जनता ने माना कि नहीं ये हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, वो आगे बढ़ा। ये डिबेट का विषय ही नहीं है। लेकिन बीजेपी इसलिए कहती है क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है, वो अपना परिवार छोड़ चुके हैं, वो परिवार से प्यार नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो मौका है, जो हमारे लिए जन्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है हमारे जीवन का, वो ये है कि हम अपनी विचारधारा, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उन सब को अपने कर्तव्यों और कामों को करना है ईमानदारी से। ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी बड़े छोटे प्रोस्पेक्ट पे डिबेट करना चाहती है। मैंने इस डिबेट में एक बिंदु रखा, हिंदुत्व बनाम भारतीयता। किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं की, मुझे शर्म आई, और इसलिए शर्म आई कि इस देश में भारतीयता बड़ी है, राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्रवाद बड़ा है, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिंदुत्व बड़ा है। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को राइज किया था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं आके टीवी पे लड़ लिया करूं, इन पे उल्टा सीधा बोल लिया करूं, लेकिन जब तथ्य परक डिबेट करो तो बीजेपी के लोग, पैनल में बैठे लोग जब उस पर डिबेट नहीं करते हैं तो अंदर से मन विचलित होता है। फिर मुझे जब कोई इमरजेंसी पे सवाल उठाता है,
जब कोई किसी दूसरे के गलत कर्तव्य पे आवाज उठाता है, तो आज की जो बहस होनी चाहिए, जिस बात पे चर्चाएं होनी चाहिए, बड़े बड़े बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए, तो आज सरकार को प्रोटेक्ट किया जाता है। माफ करिएगा, सरकार के गुणगान करने के लिए एक शब्द बना है मीडिया में, विज्ञापन। सरकार अपने कामों का गुणगान करने के लिए विज्ञापन खर्च करती है और उसका विज्ञापन के जरिए प्रचार होता है। हमारा आपका काम है सवाल उठाना, बहुत आसान है। वो देखा तो चुनावी प्रचार में किस गाने को लेकर के कितना प्रचार होता था, क्या गाया था, उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं ठीक है, मैं आप सवाल जो आप हमारे फोरम से सवाल जहाँ पे सवाल आपको पूछना चाहिए वहां पे पूछिए, वहां पर तो हल्ला हो जाएगा, सदन स्थगित करवा देंगे। जहाँ पे सवाल यहाँ पे, जी जी हाँ बताइए जी हिंदुत्व जी, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप खाली छोटी परिवारवाद की बात करते हैं, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। चलिए ठीक है, जहां पर सवाल पूछना चाहिए, जहां पर सवाल मत करिए आप हिंदुत्व की बात। आप क्यों राजनीतिक दलों हर समय हिंदुत्व की बात करते हैं? मैं संविधान की बात, मैं तो राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के सफर को लेकर के। मैं बीजेपी के सवाल जी, मैं बीजेपी के सफर को लेकर के बात कर रहा हूं। आप घूम फिर के परिवारवाद आ रहे, मुझे परिवारवाद में डिबेट नहीं करनी है। मैंने सवाल किया, आपने सवाल के बदले सवाल कर दिया। जी चलिए, अशोक पांडे जी, इस सवाल का मुझे अब जवाब दीजिए जो आज और सुन लेंगे, आज जो बार देश के प्रधानमंत्री को लेकर के परिवारवाद का सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी बराबर कह चुके, वो परिवार है उनका, देश पूरा परिवार है, देश का एक एक सदस्य उनका परिवार है। ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझने की कोशिश करता है? मैं इस पर जरा टिप्पणी चाहूंगा अशोक जी आपसे, जब देश का प्रधानमंत्री लगातार करता, आप सवाल उठाइए, आप विपक्ष में सवाल उठाइए, मुझे सत्ता पक्ष है, आपसे पूछ चुके हैं, आपके पास सीमित सवाल सीमित जवाब है। रुक जाइए, जो सत्ता पक्ष है मुझे आपको मैंने ज्यादा मौका दे दिया, एक लाइन बोलूंगा, रुक जाइए। अशोक पांडे जी के बाद अशोक पांडे जी के, जी अशोक जी देखिए, हाँ समाजवादी पार्टी अरे अपने स्थापना आप जवाब दे दीजिए, आप सुनने में नहीं देंगे विपक्ष, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मुझे डिबेट मैं कंडक्ट करा रहा हूँ। सुनिए, समाजवादी पार्टी लोहियावादी है। लोहिया जी कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है। वो कहते थे मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है। ये कहते हैं मुझे राम गोपाल का मस्तक, शिवपाल का हृदय और अखिलेश की मर्यादा प्यारी है। ये लोहिया वाली पार्टी नहीं है, ये सैफई वाली सपा है, जिसके 70 लोग मंत्री हैं, मंत्री रहे, मालपुआ खाने वाले लोग, ये क्रिमिनल लोग जिनको आप सवाल में उठाइए, पहले आप काउंटर करिएगा, आप काउंटर करिएगा। हाँ, मैं कैसे भी डिबेट करा रहा हूँ, डिबेट का सवाल मत उठाइए। मैं राष्ट्रवाद और परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनिए दीजिए पहले, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बीच में बिघन डालेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या? अब दर्शक क्या सोच रहे होंगे, आप तो अपनी आप दर्शक क्या सोच रहे होंगे कि बार बार आप नहीं सोच पा रहे हैं, जो अब दर्शक क्या, किस सोच पर आप सवाल पूछ लीजिए, कितनी बड़ी डिबेट हो रही है। आप होमवर्क करिए तब तक। चलिए जी, आप अपनी बात पूरी करिए अशोक जी, फिर मैं जवाब लूंगा जी। हाँ, तो मेरा ये कहना है, ये लोहियावादी पार्टी नहीं है। लोहिया जी कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं परिवार ही हमारा दोबारा चल गई, फंस गई कैसे? ये हमारे पैसे से कई मौतों वाले लोग हैं, हमारे पैसे से 70 लोग एक परिवार के मालपुआ खाने वाले लोग हैं, हमारे पैसे पर, हमारे वोट पर ये लोग राजपाट चलाने वाले लोग हैं। ये परिवारवाद को खत्म करके ही उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, लगातार आप परिवारवाद, जब मैं भी ये सवाल करता हूं ना, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं हूं। अगर मैंने आपसे सवाल अगर किया, अगर विपक्ष से, तो मैं आपसे भी सवाल करूंगा और पूरे हक से करूंगा, पूरी जिम्मेदारी से, पूरे बेबाक तरीके से। ये मत कह रहा हूं मैं निष्पक्ष डिबेट कराता हूं, ये बात मैं बार बार अपनी डिबेट में कहता हूं, मैं बराबर उतना मौका देता हूं। लगातार आप परिवारवाद पे सवाल उठाते हैं। आपने भी तो अपने शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी की है, कितने जाने कितने वो नाम है, इस पर है कोई जवाब आपके पास? उनको मार्गदर्शक मंडल कमेटी में डाल दिया जब ये पूछा गया सवाल, बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी में कोई पैदाइशी मुख्यमंत्री नहीं है, हमारी पार्टी में कोई पैदाइशी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अगर कोई किसी राजनीतिक का बेटा राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, घूम फिर के आपकी सारी राजनीति परिवारवाद पर क्यों आ जाती है? मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं मिला।
अब रुक जाइए, अब जरा मनोज जी मैं आपसे जरा चाहूंगा, अब आप अपनी बात रखिए शांति से जी। सुनिएगा आप अशोक जी, मैंने परिवार मैं आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है मुझे आपसे, मैं इसीलिए मनोज जी के पास आया हूं। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सबसे बड़ी बात है, मैंने परिवार की डिफिनेशन की, जब लोकतंत्र में हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। कोई वकील का बेटा नहीं है कि हमने प्रैक्टिस कर रहा हूं वाला LLB करा के बेटे को बैठा दिया और वहां पे अपने क्लाइंट्स थमा दिए। यहाँ पे जनता के बीच में हर चुनाव में जाना पड़ता है, और अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जनता इग्नोर कर देती है। ये बात मैं कह चुका हूं। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े राष्ट्र में और राजनीतिक दलों के सामने, अब मैं ये आरोप लगाऊं बड़ा छोटा लगेगा कि बीजेपी में कितने परिवारवादी हैं। मैं इसलिए नहीं लगाना चाहता हूं कि मैं आपकी तरह बहुत छोटी मानसिकता का राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं। मैं इस देश को एक बड़े विस्तृत पैमाने पे लाके चर्चा की बात करना चाहता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की यह सोच है कि हम बात वृहद स्तर में करेंगे, हम संकुचित मानसिकता के साथ डिबेट और राजनीति को नहीं करेंगे। यह हमारी पार्टी की बात करती है। और मैंने कहा कि परिवार सकारात्मकता का एक बड़ा प्रतीक है और इस देश के विकास का बड़ा प्रतीक है। अगर आप उसको गलत मानते हैं तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी कर ली कि ईश्वर जुदा करे सभी लोगों को जिन बीजेपियों को परिवार से प्यारा है। खैर, आप जिस घर में बैठ के डिबेट कर रहे हैं वहां भी आपका परिवार है, और मैं कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। ऐसी हम बातें करते हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इसकी आड़ में, आपके पास 3 बातें हैं, एक हिंदुत्व, दूसरा राम, तीसरा परिवार। इसकी आड़ में आप एक अडानी पैदा करते हैं, और वो अडानी जो 609 नंबर से दुनिया का नंबर 2 का आदमी बन जाता है। जब वो भ्रष्टाचार करता है और जब बीजेपी की काली कमाई का, मत बोलो बीच में, मैं फिर आप डिबेट नहीं कर पाओगे। आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत धैर्य मनोज जी को अपनी बात आज पूरी कर लेंगे, आप बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जब आप इन तीनों मुद्दों की आड़ में एक अडानी पैदा करते हैं और वो 609 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचता है, इसके बाद जब उस पर गंभीर आरोप लगते हैं, अमित शाह का कहूं कि नरेंद्र मोदी का कहूं, किसका 20,000 करोड़ रुपए उसकी कंपनी में आता है, इसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो तुम्हारे उस परिवार पैदा किए हुए परिवारवाद से ये परिवारवाद अच्छा है। ये हर बात का जवाब देता है, जनता के हर सवाल का जवाब देता है, एजेंसी के हर जांच का जवाब देता है, और हर आरोपों का जवाब देता है। इसलिए ये परिवारवाद अच्छा है। आपका परिवारवाद ठीक है, आज आपने परिवार बहुत ही निम्न क्वालिटी का। अब जरा मैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी के पास आ रहा हूं। संदीप जी, कुल मिलाकर के देखिए चर्चा शुरू कहां से हुई थी सफर को लेकर के और कहां तक परिवार बात पे आ गई। ठीक है, समय बहुत कम है। डॉक्टर संदीप जी, बात आज सफर को लेकर के होनी चाहिए, बात राष्ट्रवाद को लेकर के होनी चाहिए, और राष्ट्रवाद की उन्नति में हर व्यक्ति का जो योगदान है वो सराहनीय है। चर्चा इस पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी हाँ, देखिए, राष्ट्र किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, जो पूरा समाज है, पूरे जो देश के लोग हैं उनसे निर्मित होता है। उसके लिए कोई एक पार्टी नहीं निर्माण करती है कि राष्ट्र का निर्माण किसी एक पार्टी के द्वारा हुआ है। तो इस देश के जो भी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे मनोज जी हों, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों, सभी का योगदान, उसके योगदान को कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बदली इस देश में, और जिस तरीके से मोदी का उदय होता है इस पूरे राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में, आप देखिए, तो आज की डेट में, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जिसको विकल्प के तौर पर मोदी के सामने खड़ा किया जा सके? मैं मनोज जी से भी पूछ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसा आपके बीच में सहमति? आज आपने देखा लोकसभा के, जब लोकसभा भंग कर दी गई, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने टी पार्टी बुलाई, उसमें 18 पार्टियों में से 2 पार्टियां चली गई, 16 पार्टियां नहीं गई, एनसीपी नहीं गई और टीएमसी नहीं गई। तो आप बताइए, ये एनसीपी और टीएमसी गई उस चाय पार्टी में, और 14 और 16 लोग नहीं गए। तो आप खुद ही अपने आप को इतना आप विरोध कर रहे हैं, और दूसरी आपने सदन चलने दिया? नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। चलने दिया तो क्यों टी पार्टी में जाएंगे? मैं उसकी बात करी नहीं। क्यों जाएंगे? मैं 2 लोग गए ना आपके, आप गए, जाने दीजिए, वो जाए, सहयोगी, आप ही के सहयोगी, वो ठीक है। वो देखिए, जब तक आप विपक्ष में कोई इस तरह का लीडर नहीं, आप स्पार्क नहीं पैदा कर पाएंगे, तब तक देखिए इस देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी पार्टियों को दिखता हो, जनता के पास तो मैं दिखता, जनता लगातार दे रही है। कुलभूषण जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जनता जनार्दन है, उसी का विश्वास मिल रहा है, जनता का विश्वास ही बीजेपी के साथ। कुलभूषण जी, आप अपनी बात रखिए जी। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर जो किसी की आंखों पे अंधापन छाया हुआ है
और उसे नहीं दिखाई जनता दे को रहा आप है तो अंधा उसके नहीं लिए कह कोई सकते कुछ नहीं कर कुलभूषण जी, सकता। पहली बात। संदीप जी अपनी आंखों का इलाज कराएं तो उन्हें दिखाई देगा नहीं, कि मुझे दिख भारत रहा को है। जिस दुर्दशा की स्थिति में आज भारतीय राजनीति को मोदी जी ले गए हैं, वहां से बचाने की बहुत जरूरत है नहीं, और नहीं। बहुत लोग हैं जो बचा के लाएंगे। भ्रष्टाचार का जनक इसलिए कौन है, बता संदीप दीजिए आप जी, कुलभूषण। विधान जो परिषद चाहे में तो एक आपको सदस्य इलाज नहीं है करा देते कांग्रेस के, हैं। विधानसभा में तो लोकतंत्र को विधायक आप हैं। अपनी पूरे उत्तर संविधान प्रदेश की को खबर बता दीजिए बर्बाद कि कर आप दिया कितने है। पत्रकार खड़े को उत्तर इतना प्रदेश झूठा बोल उनके रहे हैं। अलावा कोई बनारस विकल्प में नहीं काम दिखाई नहीं हुआ देता। क्या सोगी तो आज इतना मुस्कुराहट चली गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर आपकी। पर भारत की जो छवि बनारस में खराब काम हो नहीं रही हुआ है। लगता है, लखनऊ आज में जो हुआ बहुत लगता काम है। हुआ है, नहीं हुआ, कांग्रेस तभी आप का नहीं मुस्कुरा रहे काम तमाम हुआ। हैं। मुस्कुराइए, आप बनारस में हैं, मुस्कुराते क्यों नहीं है टीवी पे? कांग्रेस का काम तमाम हुआ है। अच्छा, हमने तो बहुत काम मैं किया, आपका इसीलिए काम तमाम कांग्रेस होने का वाला काम है, आप तमाम हुआ। परेशान मत होइए अशोक जी। एमपी के उम्मीदवार सभासद इतना वोट पाने लगे लो कांग्रेस लेवल के, की डिबेट करते हमारी हैं बीजेपी उपलब्धि के है। लोग। अच्छा, नहीं, अरे आपकी कुलभूषण जी को अपनी उपलब्धि बात, पे कुलभूषण आप जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें कि कांग्रेस का काम तमाम हो चुका है, ये सब मेरा आपसे चाहूंगा अपनी बात रखें आप इस पे। जी हाँ, आलोक हाँ, जी, जब ठीक है। बहस हो रही हो मुद्दों पे और आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर, तब प्रवक्ता की ऐसी भाषा कि कांग्रेस का काम तमाम हो चुका है, कांग्रेस सपना देख तो रहे थे। अभी हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, अभी कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है, उसके बाद भी आज कांग्रेस के ही सारे नेताओं को आप अपनी पार्टी में कुलभूषण जी, ये चले जा सवाल रहे हैं। तो एक मिनट, कुलभूषण जी, लालू ये जी, सवाल तो उसके आपको बाद भी मुझे आप अप्रिशिएट कह करना रहे चाहिए। हैं मैंने पहले राउंड में नहीं, डिबेट से देखिए, पूछा था कि आलोक भाई जी, आप जोड़ तोड़ के आलोक राजनीति जी, पूर्वोत्तर आलोक राज्यों में जी, आपने सरकार बना ली। जी आलोक जी, जी, संदीप जी अपनी बात एक रखिए। हाँ, सुनिए सुनिए। वरिष्ठ एक मिनट, पत्रकार को अशोक, ये अंधा मिनट। कह रहे हैं, इनकी भाषा सुनिए। नहीं जी, अशोक, अच्छा सुनिए, एक मिनट राजनीति जरा वरिष्ठ पत्रकार को सुन ये लेंगे। जो हाँ, कांग्रेस हाँ। के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरे देश में आपातकाल की स्थिति है और उसके बाद अपने ही बयान से कह रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है, तो ये दोयम दर्जे का बयान कौन दे रहा है? 24 में आप पूरे क्या देश कह में रहे बनने हैं? जा रही है। 24 देखिएगा, वो आपको भी समझ में आ जाएगा और पूरे देश को समझ में आ जाएगा कि 24 का जनादेश किसको कहा जा रहा है। कांग्रेस दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलेगी। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बयान की बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अभी कि इतने आप बड़े बड़े आपातकाल सपने मत देखिए, लगा अभी रखा है कुछ और बड़े कर्नाटक राज्य में भी आपकी अभी हैं, सरकार देखिए बनने जा अभी। रही है। कर्नाटक में अशोक आपकी जी, सरकार बनने अभी जा रही है। राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अभी इन राज्यों को भी आप ना भूलिए। अभी ये आत्मविश्वास आपका बोल रहा है क्या? नहीं, कर्नाटक ये खुद ही कह रहे हैं ना जिनकी सरकार बनने जा रही है, और बात कह रहे हैं कि आपातकाल लगा दिया पूरे देश में बीजेपी ने। जी, और कर्नाटक चलिए में उनकी सरकार भी बात बन रही है। आपातकाल की हो गई, जातिवाद की हो गई, परिवारवाद की हो गई। मनोज जी, मैं चाहूंगा लेकिन मुस्कुरा के आप इस सवाल का जवाब देंगे। कुछ अभी भी राजनीति में लगता है कि इन सारी चीजों को थोड़ी देर छोड़ दीजिए कि अब नए आयाम कुछ गढ़ने की जरूरत है, अब ये समय की कुछ मांग है, ऐसा कुछ शुरुआत की जानी चाहिए क्या? देखिए, अगर मुझसे सीधा सीधा इसका जवाब जो अगर पूछेंगे जी जी, तो जनता आयाम सबसे बड़ा ये है कि हाँ। हम जनता को जो इनकरेक्ट हो गई है, जो गलत को सही और सही को गलत कहने का एक प्रचार कर दिया है बीजेपी ने, उसको सबसे बड़ा आयाम यही है कि विपक्षी दलों को जाके जनता को इस बात को समझाना पड़ेगा। जो महंगाई, जो टमाटर, जो प्याज, जो लहसुन के महंगाई पे सरकारें गिर जाती थी, सिलेंडर थोड़ा सा 50 रुपए महंगा हो जाता तो एक बड़ा भूकंप आ जाता था। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है और जनता के बीच को जनता में समझाने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबसे इतर एक बात यह है कि देश में बीजेपी ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं उनको बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये कहते हैं कि जनता आपका पूरा देश परिवार है, तो परिवार में आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी। अगर विपक्ष परिवार के रूप में जनता देश परिवार है, तो विपक्ष भी परिवार है। अगर वो किसी मुद्दे को उठा रहा है, सरकार से बड़ी डिग्निटी के साथ आप पूछ रहा है सवाल, तो सरकार को जवाब देने में बिल्कुल आप ही के सवाल का जवाब जल्दी से, समय बहुत कम है। अशोक जी, एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे भी चाहूंगा कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगता है कि भाई साथ लेकर के नहीं चलता है और विपक्ष की सुनी नहीं जा रही है, और जो इतना वृहद पैमाने पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है स्थापना दिवस को लेकर के, ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बूस्टर डोज लगाने की एक तैयारी है 2024 के लिए। देखिए, आपको बता दें कि हमने तय किया कि इसे 1 सप्ताह तक समरसता दिवस मनाएंगे। हमारा हर अनुसांगिक संगठन अंतिम आदमी तक जाएगा, उत्तर और सरकार की योजनाओं, पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। आज हमने बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना और जनता ने भी सुना। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, बूथ को मजबूत कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं,
यही कांग्रेस पार्टी के लोग। अच्छा ठीक है, अच्छा अशोक जी एक सवाल का आज एक जवाब दे दीजिए, वो शायद किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा। अभी ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं जो होने बाकी हैं आपके विजन में है, अभी आप तक नहीं वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, आपको क्या लगता है? अशोक जी जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अशोक जी सुनिए तो, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अशोक जी मेरे सवाल का जवाब सुनिए, ठीक है अशोक जी, तोता बैठा ला जाता जी है। अशोक जी मेरे एक सवाल का जवाब बड़ी जिम्मेदारी से, आपको अभी ऐसे कौन से काम लगते हैं जो होने बाकी नहीं हुए हैं? कांग्रेस मुक्त देखिए हमारे मूल बात यह है कि हमारा सबका साथ सबका विकास की बात है। हमने हर योजनाओं को हिंदू मुसलमान सिख पठान अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठ के दिया है जनता को। संक्रमण काल में, कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से हमने राशन दिया, हम जिस हमने जिस तरह से वैक्सीन लगाई, हमने टैक्स भी तो दिया चलिए है। ठीक है ठीक है, आप चलिए आप डॉक्टर आप संदीप जी आप आज की डिबेट का बीजेपी के मूल में अगर बात करें तो जनसंघ है, और जिस तरीके से सवाल भी लगातार उठते रहे, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन अभी आपको क्या लगता है किस तरीके के आप बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं, खास करके अगर सत्तासीन पार्टी को लेकर के जो अपना स्थापना दिवस मना रही है? देखिए हम लोगों को देखिए ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, ये वरिष्ठ पत्रकार से आप अपना सवाल का जवाब दे चुके हैं। मुझे एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, जी डॉक्टर संदीप जी से। आलोक जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए राष्ट्र की प्रगति जो है वो सबके विकास और सबके विश्वास के साथ ही है, और वो जो भी पार्टी करेगी कर रही है, चाहे वो राज्य की उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो या जो अन्य राजनीतिक दल हैं, लेकिन मूल जो सवाल है कि क्या विपक्ष एकजुट होके बीजेपी को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है? तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बीजेपी का जो रोड मैप है, उस रोड मैप पे चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो सबके साथ की बात हो, चाहे सबके विश्वास की बात हो, वो इस प्रगति पे लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगता है कि और वो रखी जा चुकी है। इस सवाल का जवाब मनोज जी देंगे, क्योंकि कोलकाता में भाई अभी अधिवेशन हुआ है। मैं संदीप जी का सवाल बीजेपी का सवाल समझ के जवाब देना चाहूंगा कि बीजेपी ये पूछ रही कि मेरे सामने कौन है, क्या विपक्ष हमसे लड़ सकता है? तो मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ अधिकांश पार्टियां एक मंच पे एक साथ आएंगी, और एक नए भारत की जो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, 4 स्तंभ हैं, उन सब को ध्यान में रख के एक ऐसे देश के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, और हम बीजेपी से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है के बीच में ये खबर ये निकल करके आ गई। चलिए बहुत बहुत आप सब मेहमानों का शुक्रिया, अशोक जी आपका भी, कुलभूषण जी आपका भी, मनोज यादव जी आपका भी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थापना दिवस का कार्यक्रम जगह जगह पर बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता क्या पदाधिकारी पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों तक मिलना बाकी है, और बीजेपी को भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव की जरूरत है, जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। तो सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। नमस्कार।